क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 में दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, if x is not equal to 0, if x is not equal to 0, और दे रखा है 0 if x is equal to 0, if x is equal to 0, तो ये हमको फंक्शन दे रखा है। अब देखिएगा कि ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, ये बताओ। तो फिर वही काम करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और कहाँ निकालना होगा, x इज इक्वल टू 0 पर, 0 नॉट इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL at x is equal to 0, fx is equal to limit x tending to 0 minus fx is equal to limit x tending to 0 f 0 minus h, 0 minus h का मतलब माइनस h हो जाता है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h, ये आ गया f माइनस h। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर है x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि x 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब 0 के इक्वल तो नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा तो फिर मुझे ये वाला फंक्शन लेकर चलना है। तो क्या करेंगे, f x था तो x स्क्वायर साइन 1/x था, अब f माइनस h है, तो जहाँ जहाँ पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर माइनस h लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/माइनस h, साइन 1/माइनस h। इसके बाद देखिएगा कि माइनस h का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा h स्क्वायर, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया h स्क्वायर, और साइन 1/माइनस h यानी कि साइन माइनस 1/h हो गया, माइनस इधर आ गया, ये हो गया माइनस साइन 1/h। समझ में आ गया होगा भाई, 1/माइनस h का मतलब क्या हो गया, माइनस 1/h, माइनस 1/h ये एक तरह से थीटा हो गया, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकाल लिया। अब आप ये देखो कि ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h स्क्वायर साइन 1/h, ये बन गया। अब आप ये देखिएगा कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि इधर 1/h है, साइन के आगे 1/h लिखा हुआ है तो मैं डिनोमिनेटर में भी 1/h बना लूँ, ये नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ h टेंडिंग टू 0 दे रखा है, h टेंडिंग टू 0 दे रखा है, 1/h टेंडिंग टू 0 नहीं दे रखा। समझ रहे हैं? h टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आप यहाँ पर रखेंगे ना h की वैल्यू 0, तो यहाँ पर साइन 0 नहीं मिलेगा, याद करिएगा, वहाँ पर साइन 0/0 मिल रहा था। हाँ, साइन 0/0 मिल रहा था, तो मैंने उसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म को मैंने 1 बोल दिया था। यहाँ पर अगर मैं h की वैल्यू 0 डालता हूँ तो साइन 0 नहीं मिल रहा, साइन 1/0 यानी कि साइन नॉट डिफाइंड मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, और कोई तरीका तो नज़र आता नहीं है। तो अगर मैं h की सीधे सीधे वैल्यू डाल देता हूँ तो एक चीज़ नज़र आती है कि 0 इंटू एनीथिंग, माइनस है, माइनस बाहर लगा हुआ है, और ये हो गया 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, एनीथिंग विच इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब हो गया एक बड़ी वैल्यू हो गई, ठीक। तो हम ये कहेंगे ये 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। तब हम ये बोल देते कि साइन इन्फिनिटी हो गया, है ना, साइन इन्फिनिटी, बस वो लिख देते। यहाँ पर 1/0 इन्फिनिटी है ना, और साइन इन्फिनिटी क्या होता है ये हमें नहीं पता, तो हम बस ये लिख देते साइन इन्फिनिटी, ये लिख देते। लेकिन 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट में 0 आ गया। सिमिलरली ये मैंने LHS निकाला, ऐसे ही मैं RHS निकालूंगा, तो RHS एट x इज इक्वल टू 0, fx is equal to limit x tending to
0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच, और 0 प्लस एच एफ एच ही हो जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ये हो गया एफ एच, और अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एच डाल देना है आपको, तो एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच, एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। तो यहाँ पर भी कोई कहानी है कि 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0, ये आपके पास 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, जब x एक्जैक्टली 0 के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, वो तो 0 ही दे रखी है, ठीक है। तो f0 इज इक्वल टू 0, तो आप ये कहेंगे साइंस LHL at x is equal to 0 fx is equal to RHL at x is equal to 0 fx is equal to f0. So fx is continuous at x is equal to 0. x is equal to 0 पर जो हमारा फंक्शन है fx जो है वो continuous होगा, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। फंक्शन क्या नहीं करा, कर तो दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया, और फंक्शन ये दे रखा है f0 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है कि अगर x इज इक्वल टू 0 रखेंगे ना तो वो रिजल्ट सीधा 0 आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बेटा क्लियर है, ऑनलाइन बताइए, स्नेहा क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, fx is equal to sin x minus cos x if x is not equal to 0. If x is not equal to 0. Minus 1 if x is equal to 0. Minus 1 if x is equal to 0. ठीक है, तो ये दे रखा है। अब क्या करना है इसमें कि आपको इसकी क्वांटिटी एग्जामिन करनी है, चेक करना है। इससे पहले वाले में सिर्फ बताना था कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो हमने देखकर बताया कि कॉन्टिन्यूस है, दूसरे में भी यही काम करना है। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, LHL एट x इज इक्वल टू 0 fx, ये क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब माइनस h हो जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f माइनस एच, ये हो गया। हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि LHL और RHL अगर मैं निकाल कर देखूँ तो मतलब ऐसे भी करा जा सकता है, डायरेक्टली भी करा जा सकता है। करके देख लेते हैं एक बार, अगर लगता है कि वैसे हमको टफ पड़ रहा है तो हम दूसरे मेथड से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जैसे f माइनस एच हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस एच डाल दीजिए, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूँ, यानी कि x 0 से छोटा है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला फंक्शन लेना है। तो साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच, अगर साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन एच। और कॉस में क्या होता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, अंदर ही खत्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस एच।
तो आपको h की वैल्यू 0 डाल देनी है इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 0 और माइनस कॉस 0। तो साइन 0 तो होता है 0, माइनस 0, कॉस 0 होता है 1, तो ये माइनस 1। मैं इसको कर क्यों रहा हूँ, हम इसको अलग अलग कर सकते थे, हम इसको इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे मालूम है कि x की वैल्यू 0 अगर मैं दूंगा तो हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास x की एक वैल्यू है। और जब हमसे ये पूछा जाता था कि कोई फंक्शन दे रखा है sin x प्लस cos x, आप प्रूव करिए कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो ये पूछा जाता था कि कॉन्टिन्यूस है तो मतलब किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस अगर पूछा जाता था तो मैं x इज इक्वल टू c पर करता था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको डायरेक्टली करके देखूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गया, फंक्शन की वैल्यू -1 दे रखी है, राइट हैंड लिमिट और चेक करते हैं, अगर वो भी इक्वल आ गया तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। देखिएगा RHL at x is equal to 0 fx is equal to limit x tending to 0 plus fx is equal to limit h tending to 0 f0 plus h is equal to limit h tending to 0 plus h क्या हो जाएगा h, ये हो गया fh। अब सीधा वैल्यू डालिए, क्यों, x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब भी क्या है कि वो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, तो यही वैल्यू डालिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h माइनस कॉस h। अब भी रिजल्ट -1 ही आ रहा है, h की जगह 0 डालो, साइन 0 माइनस इधर भी h की जगह 0 डालो, कॉस 0 साइन 0 0 और कॉस 0 होता है 1 और बाहर माइनस साइन है, दैट्स व्हाई इट इज -1। ये हो गया, और फंक्शन की वैल्यू निकालो, f0 -1 दे रखा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सिंस LHL at x is equal to 0 fx is equal to RHL at x is equal to 0 fx is equal to f0, therefore fx is continuous, fx is continuous and x is equal to 0, x is equal to 0 पर जो fx है वो continuous हो गया, ठीक। चलिए जी, इसके बाद 26, 27, 28, 29 ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई आपको मैं 27, 29 और 30 कर लिया था, चलिए। अच्छा, तो 26 और 28 कराता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाले 26 और 28 देखते हैं। नंबर 26 में देखिए fx इज इक्वल टू k cos x, fx इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x if x is not equal to pi by 2, not equal to pi by 2, 3 if x is equal to pi by 2, if x is equal to pi by 2, at x is equal to pi by 2। तो यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन क्वेश्चंस 26 to 29। तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, मुझे सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। तो जब कॉन्टिन्यूअस है तो आप ये कहेंगे सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस since fx is continuous at x is equal to pi by 2,
LHL at x is equal to pi by 2 fx is equal to RHL at x is equal to pi by 2 fx is equal to f pi by 2. ये है, ये दे रखा है, कॉन्टिन्यूस है तो ये पूरा दे रखा है, ये इक्वल है, तो LHL कर लीजिए इसमें। LHL at x is equal to pi by 2 अपने हिसाब से LHL निकालो। हाँ, फंक्शन तो हमारा इक्वल टू 3 ही आएगा, इक्वल टू 3 ही आएगा। अब क्या है कि मुझे k निकालने के लिए क्या करना है, या तो LHL की ज़रूरत पड़ेगी या RHL की, हो सकता है दोनों की। जब एक ही अननोन होता है ना, जैसे एक अननोन है k है, तो मुझे एक से ही हमारा काम करके करेंगे तो k आ जाएगा, तो भी चलिए ठीक है, LHL से ना करूँ कर लो। मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हमने एक ही प्रोसीजर बना रखा है तो उसी से कर रहा हूँ, ठीक है। हम अगर LHL निकाल रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि कब कहाँ पर क्या लगाना है। तो आप क्या करिए, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस fx, अगले स्टेप में लिखें लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f पाई बाई 2 माइनस h, ठीक है। ये 3 स्टेप जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं, अगर मैं डायरेक्ट नहीं लगाना चाहता हूँ तो पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 45 नहीं 90, बस पाई 180 हो गया ना। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब f पाई बाई 2 माइनस h, जब fx था तो फंक्शन ये था, पाई बाई 2 माइनस h का मतलब जहाँ पर भी x है वहाँ पर पाई बाई 2 माइनस h डाल दो, तो k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू x की जगह पाई बाई 2 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, k एज cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो ये हो गया sin h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, माइनस 2 इंटू माइनस h कितना हो जाएगा, प्लस का 2h, माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 k sin h अपॉन 2h, उसमें k और 2 को बाहर दे दो, लिमिट के बाहर दे दो क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट की वैल्यू भी डालेंगे यहाँ से, cos 90 माइनस थीटा, वही x की जगह मैंने क्या डाल दिया, पाई बाई 2 माइनस h डाल दिया, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin h आ गया। डिनोमिनेटर में पाई माइनस 2h था तो x की जगह पाई बाई 2 माइनस h डाला, 2 इंटू पाई बाई 2 करेंगे तो केवल पाई बचेगा विद माइनस साइन, तो माइनस पाई, और माइनस 2 इंटू माइनस h करेंगे तो प्लस का 2h आ जाएगा, बस ठीक है। पाई माइनस पाई कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट की वैल्यू h की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा भी ना, तो भी आप ये देखिए कांस्टेंट तो h तक रहने वाले हैं, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कांस्टेंट को लिमिट से बाहर ले लिया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ मैंने छोड़ दिया sin h और अपॉन में छोड़ दिया h। ये क्यों छोड़ा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये 1 होता है, क्योंकि ये 1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया सीधा सीधा k अपॉन 2, ठीक है। तो सिंस LHL at x is equal to pi by 2 fx is equal to f pi by 2, तो ये वैल्यू हमारे पास आई k by 2 और f pi by 2 पहले से ही दे रखा है कि अगर फंक्शन में x की वैल्यू सीधा सीधा पाई बाई 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3, तो ये 3 के इक्वल हो गया, तो k की वैल्यू 6 आ गई, सही है ठीक। अब इसी तरीके से आप देख लीजिए 28 वाला देखिएगा, fx इज इक्वल टू
क्वेश्चन नंबर 28 fx is equal to kx plus 1 kx plus 1 comma if x is less than equal to pi less than equal to pi or cos x if x is greater than pi at x is equal to pi तो ये भी कॉन्टिन्यूअस दे रखा है गिवन क्योंकि कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो क्या दे रखा है हमको कि LHL at x is equal to pi fx is equal to RHL at x is equal to pi fx is equal to f pi ये दे रखा है LHL निकालिए LHL at x is equal to pi fx कैसे निकलेगा लिमिट x tending to pi minus fx is equal to limit h tending to 0 f pi minus h ये 3 स्टेप रटे रटाए हैं हर जगह हमको करने ही करने हैं अब इसके बाद जब मैं ले रहा हूँ x टेंडिंग टू पाई माइनस यानी कि x जब पाई से छोटा ले रहे हैं तो जब x पाई से छोटा है तो मुझे ये वाला लेना है कि x प्लस 1 तो मैं ये पाई माइनस एच x की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 k इंटू एक्स की जगह क्या आ गया पाई माइनस एच के एक्स प्लस 1 ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाई करिए k पाई माइनस के एच प्लस 1 अब यहाँ पर h की जगह अगर 0 डाल देते हैं तो केवल k पाई प्लस 1 बचेगा k पाई माइनस 0 प्लस 1 क्या बचा k पाई प्लस 1 इसको इतना करके छोड़ दीजिए LHL को उसके बाद RHL निकालेंगे आप सोच सकते हो कि यहाँ पर मैं फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ लेकिन फंक्शन की वैल्यू निकालने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा फंक्शन की वैल्यू तो तब निकलेगा ना जब k की वैल्यू आएगी बिल्कुल फंक्शन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हमको ये दे रखा है कि फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी जब पाई होगा तो x की जगह अगर सीधा सीधा पाई भी डाल दूंगा तो भी k पाई प्लस 1 ही आ रहा है तो LHL जो है वो फंक्शन के बराबर आ रहा है उससे मेरा k कैलकुलेट नहीं हो पा रहा तो मुझे RHL यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर सर जो आपने बोला कि अगर x की जगह सिर्फ पाई लिखोगे तो k पाई प्लस 1 आ रहा है k पाई प्लस 1 आ रहा है तो LHL भी k पाई प्लस 1 आ रहा है और फंक्शन की वैल्यू भी k पाई प्लस 1 आ रही है ठीक है दोनों इक्वल आ रहे हैं तो सही है ना दोनों इक्वल तो है ही क्योंकि दे रखा है तीनों इक्वल हैं तो ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं लेकिन उससे k की वैल्यू नहीं निकल रही तो मैं k की वैल्यू निकालना चाहता हूँ समझ गए बताइए उसके बाद देखिए RHL at x is equal to pi fx is equal to limit x tending to pi plus fx is equal to limit h tending to 0 f pi plus h ठीक यहाँ तक सारे स्टेप्स हमारे सेम उसके बाद आपको क्या करना है कि x जब पाई से बड़ा है x टेंडिंग टू पाई प्लस तो फंक्शन की वैल्यू क्या है cos x तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos पाई प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos पाई क्या होता है 180 का मतलब क्या है 90 into 2 प्लस h अब जरा बताओ क्या वैल्यू आने वाली है इसकी 90 into 2 में जब कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव तो हमारा कॉस तो नेगेटिव हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस तो हो गया नेगेटिव अब ये 2 है 2 का मतलब क्या इवन नंबर है तो कॉस का कॉस ही रहेगा और एंगल h ही जाता है h यहाँ पर आ गया और h की वैल्यू अब 0 डालेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस 0 ये कितना आ गया माइनस का 1 माइनस का 1 आ गया अब क्योंकि ये इक्वल दे रखा है तो k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1 रख दो ठीक है अब
ये कहेंगे सिंस तो ये हमने स्टार्टिंग की इधर ही थी नहीं पाया। तो दोबारा ये कर दो इसको, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के लिख देना। तो एलएचएल की वैल्यू कितनी आई थी, k पाई प्लस 1 और आरएचएल की वैल्यू -1। इसको उधर ले जाओ तो k पाई इज इक्वल टू -1 k पाई इज इक्वल टू हो गया -2, तो k की वैल्यू क्या हो गई -2/पाई। ठीक है जी, क्लियर। हाँ, इसके अलावा 27 और 29 अगर आपने कर लिया है तो बहुत बढ़िया, 30 कर लिया है, यस सर। 30 भी कर लिया है, चलिए। तो अब इसके बाद में 31 सर 31 में दो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा वाला 31 में, 31 में भाई cos x स्क्वायर दे रखा है। 30 में दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 2 और 10। 2 और 10। 31 में है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू cos x स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये मैं छोड़ रहा हूँ अपने आप करना, भाई x इज इक्वल टू c आपको मानना है, x इज इक्वल टू c मानकर और आप उसको प्रूव करिएगा। ठीक, ऐसे ही शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू mod cos x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये मैं करा देता हूँ, ठीक, क्योंकि मॉड है यहाँ पर, तो पहले मॉड को सॉल्व करना पड़ेगा फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 31 करिएगा अपने आप और 32 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू mod cos x। mod cos x, mod cos x ये हो गया, इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये करना है तो पहले ना इसको मॉडुलस को डिफाइन करते हैं। Since mod x is equal to -x when x is less than 0 and plus x when x is greater than equal to 0। तो mod x की ये डेफिनेशन होती है, therefore f(x) is equal to mod cos x। mod cos x को कैसे डिफाइन करूँ, माइनस cos x when cos x is less than 0 and प्लस का cos x when cos x is greater than equal to 0। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। माइनस cos x when cos x is less than 0 क्या है कि यहाँ मॉड के अंदर x लिखा हुआ था, तो x is less than 0 लिया और x is greater than equal to 0 लिया। ये करने के बाद में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। सर ये x और cos x भाई मॉड के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो नेगेटिव हो जाएगी जब मॉड के अंदर लिखी हुई चीज़ लेस देन 0 होगी। मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ था x, तो ये किसके इक्वल हो गया, -x के व्हेन x इज लेस देन 0। अब मॉड के अंदर cos x लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा -cos x के इक्वल व्हेन cos x इज लेस देन 0। इसी तरह से cos x व्हेन cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कहानी ये है कि मुझे cos x से मतलब नहीं है, मुझे तो x से मतलब है। तो भाई ये बताइए क्वाड्रेंट रूल के हिसाब से हमारा cos x नेगेटिव कहाँ पर होता है। देखिए cos एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये मैं जानता हूँ। मॉड cos x कंटिन्यूअस है या नहीं ये नहीं पता मुझे। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि कॉन्टिन्यूटी जब हम चेक करते हैं cos की लो या sin की लो, तो हम ये देखते हैं कि cos जो है वो एक पीरियड के बाद यानी कि 2 पाई 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यूज सब रिपीट करता है। ऐसे ही cos जो है वो भी रिपीट करता है, sin भी रिपीट करता है, दोनों करते हैं रिपीट। तो मुझे 0 से लेकर 360 डिग्री तक पूरे सारे चारों क्वाड्रेंट चेक कर दूँ, उसके बाद का कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर cos x क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होता है।
यहाँ पर cos x क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक। यहाँ पर भी cos x क्या होगा नेगेटिव, और यहाँ पर cos x क्या होगा पॉजिटिव। तो भैया अब आपको क्या करना है, आप ये कहेंगे कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक 270 डिग्री से 90 डिग्री तक, यहाँ से यहाँ तक तो cos पूरा का पूरा पॉजिटिव रहने वाला है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक cos जो है वो पूरा का पूरा नेगेटिव रहने वाला है। तो अब आप क्या लिखेंगे इसको, fx इज इक्वल टू, अब 270 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चल रहे हैं, तो ये तो समझ में आता नहीं। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पर आता हूँ, पहले नेगेटिव वाला पकड़िए। fx इज इक्वल टू माइनस cos x, नेगेटिव 0 से 270 है, 0 से 270 नहीं बेटा, नेगेटिव यहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर नेगेटिव, फर्स्ट तो यानी कि 90 से लेकर 270 डिग्री फर्स्ट में पॉजिटिव। फर्स्ट नहीं होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड है ना। आप रेंज ले लीजिए बस x की, कहाँ से कहाँ तक होगा, 90 से लेकर 270 डिग्री तक होगा। सही है। When x is greater than 90 degree, when x is greater than 90 degree, less than cos 270 कितना होता है, माइनस ही होगा। 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में जो हमारा cos x है वो हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा cos 90 0 होता है, और cos 270 हाँ 0 ठीक है, 90 के सारे मल्टीपल 0, इसलिए 270 डिग्री के इक्वल नहीं ले सकते। प्लस का cos x when इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। या तो आप ये कहें कि आप पूरा का पूरा अगर दोनों क्वाड्रेंट्स को सिंगल बनाकर लिखना चाहते हो, जैसे मैंने दो क्वाड्रेंट्स अलग अलग स्प्लिट करके नहीं लिखा है, मैंने अगर 90 से लेकर 270 डिग्री तक कहीं पर भी जाओ तो आपको cos जो है वो नेगेटिव ही मिलेगा। तो आप ये कहेंगे 270 से 90 तक जाओ, तो जब मैं 270 से जब मैं बढ़ रहा हूँ तो मैं फिर इसको या तो 270 डिग्री से 360 डिग्री होता, 360 में 90 ऐड करिए, 270 से 450 बोल सकते हैं उसको। अगर मुझे पॉजिटिव एंगल लेने हैं तो मैं उसको 270 से 450 बोल सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ गई? बताओ भाई, अभी ना क्लियर है? या फिर अगर आप कहेंगे नहीं 450 तो बहुत बड़ा एंगल हो गया, तो आप ये कर सकते हैं कि इस 270 डिग्री को आप माइनस 90 डिग्री बोल सकते हो। ये समझ में आता है? माइनस 90 से प्लस 90। हाँ, अगर इधर जैसे यहाँ लिखा कि x is greater than 90 degree and less than 270, हाँ तो नीचे वाले केस में जो है x 90 से तो लेस है और 270 से ग्रेटर है। 90 से तो लेस है, हाँ, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये भी ठीक है। मैं ये चाह रहा था कि अगर एक ही वो ले लें तो भी चलेगा, और जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है, यही ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सारा का सारा इसी क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में निपट जाएगा। तो हम ये कहेंगे when x is greater than 0, less than 90, greater than 0 or less than 90, or x is greater than equal to 270 degree, greater than equal to 270 degree and less than equal to 360 degree। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल टू जरूर लगा देना। वो रीज़न पूछो इक्वल टू लगाने का। अच्छा, अगर x 0 है तो cos की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 0 यानी कि 1 आ जाएगा। इनका मतलब क्या है? 1 इज टेकन एज पॉजिटिव, 1 तो पॉजिटिव है। अच्छा, 90 अगर है तो 90 का मतलब cos 90 क्या हो जाएगा? 0। तो 0 को नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ ऐसा बोला नहीं जाता, तो आप कहेंगे जी फिर इक्वल टू लगाया क्यों? जब एक तरफ नॉट इक्वल टू लगाया है और दूसरी तरफ मैंने इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही 270 डिग्री यहाँ पर लगा दिया तो 270 डिग्री पर जो वैल्यू है वो 0 ही आएगी। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर मैंने इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया तो यहाँ लगा दिया। और 360 डिग्री बोलो या 0 बोलो, एक ही बात। 360 डिग्री तो 0 की तरह ही है।
सही है। तो ये हमारी रेंजेस हो गई। अब इसके बाद इन्होंने पूछा क्या है कि भाई अब आप ये करें, शो दैट द फंक्शन दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ उसमें। हाँ, सर इतना निकालने के बाद हमें ऊपर LHS और RHS दोनों निकालना है। वो अब निकालना पड़ेगा। जो हम निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे ये देखिएगा। इनमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नजर आता है क्या? सर 90 है 90 है और हाँ और सर 270 भी है। 270 भी है, 90 है और 270 भी है। तो आपकी मर्जी है, आप किसी एक पर कर दीजिए, आप किसी एक पर कर दीजिए। मैंने कहा 90 है, तो 90 से बड़े पर तो माइनस cos x आ रहा है और छोटे पर और इक्वल टू पर प्लस cos x आ रहा है। तो आप कोई एक वैल्यू ले लीजिए, आप 90 ले लीजिए इसमें। सर अगर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने at x equal to 90 लिया तो वो अलग आ रहा है और 270 पे ना मतलब continuous सेम वाला है, सेम है। सर पता है हम कर क्यों रहे हैं ये? हाँ जी, हाँ। सर हमें पता है कि माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। नहीं, cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, माइनस cos थीटा तो अलग है। cos माइनस मतलब cos के आगे अगर नेगेटिव लगा हुआ है ना तो वो नेगेटिव छुप खत्म। लेकिन माइनस अगर पहले लगा हुआ है तो वो तो सब और साइन में माइनस आ गया साइन में माइनस आ गया, वो भी साइन माइनस थीटा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं इसमें ना ये कहूँगा कि भाई हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो मैं कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट ले लेता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जिसके इधर कुछ और उधर कुछ और, तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, 90 लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस चेक कॉन्टिन्यूटी। मैं छोड़ दूँ, अपने आप करेंगे? नहीं, मैं कराता हूँ, कॉस वाला है। लेट क्या हुआ? लेट अस चेक कॉन्टिन्यूटी at x is equal to 90 degree। मजबूरी। Let us check continuity at x is equal to 90 degree। Let us check continuity at x is equal to 90 degree। तो पहले LHS लेते हैं। F 90 माइनस एच। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x जब 90 से छोटा होगा, जब x 90 से छोटा होगा तो cos x लेंगे। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। sin h, h की वैल्यू 0 डालो, sin 0 इज 0। हो गया? ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं, ये तो LHL हुआ, अब बात करते हैं RHL। प्लस एक्स, तो जब 90 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो जब x 90 से बड़ा है माइनस cos x। तो जरा देखना माइनस से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, अभी देखते हैं। ये माइनस बाहर लगा हुआ है और 90 प्लस एच है, तो 90 प्लस एच को क्या बोलूँगा, 90 इंटू 1 प्लस एच। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, बाहर तो माइनस लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, cos 90 इंटू 1 प्लस एच। और इसके बाद आप क्या कहेंगे, 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड हो रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एज इट इज लिखो, माइनस एज इट इज लिखो। ये माइनस पहले से था, ये इस फंक्शन में था माइनस, वो वाला माइनस है। अब cos 90 इंटू 1
90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कॉस, तो ये तो कॉस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट रूल से नेगेटिव साइन यहाँ पर आया, एक नेगेटिव पहले से ही था तो वो नेगेटिव तो यहाँ लिख दिया। कॉस 90 इंटू 1 प्लस एच, यानी कि 90 इंटू 1, 90 में जब कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव तो हमारा तो कॉस है तो कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा। और फिर 90 इंटू 1 का मतलब 1 है ऑड, साइन बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी यही बन गया साइन एच, ये भी 0 हो गया, 0 आ गया। तो LHL भी 0, RHL भी 0 और x इज इक्वल टू 90 डिग्री पर तो cos 90 0 होता ही है, ठीक है। तो f 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री मतलब 0, ठीक है। कहा गया आप अपने आप लिख लीजिए, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। हमने 90 डिग्री पर चेक कर लिया तो आप समझ लीजिए सब जगह कंटीन्यूअस ये है। Examine that sin mod x is a continuous function. Examine that sin mod x is a continuous function. ये एग्जामिन करना है, ठीक है। देखिए 31, 38, 33, 34 चारों पर इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। चारों क्वेश्चंस देखने में लगते हैं कि बहुत आसान है और पेपर में भी आप कहते हो कि क्या है ये, क्यों पूछ लिया गया है क्वेश्चन, लेकिन करके दिखाना होता है वहाँ, ठीक है। तो चारों इम्पोर्टेंट है। सर ये क्वेश्चन 2 मार्क में नहीं आया, नहीं 2 मार्क का चाहिए, 2 मार्क में मैडम से लगा बोलते हैं सर 2 मार्क में आता तो फिर हमसे लगा बोल रहे ना कि कॉस ये कॉन्टिन्यूअस कॉस क्या हाँ, है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो 2 मार्कर्स में आपका मॉड वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं, देख लेंगे। मॉड वाला क्वेश्चन जनरली तभी आता है जब थोड़ा मूड खराब होता है ना एग्जामिनर का, सर कि वो आज हमें नहीं पता ना सर, आज बस देख कहीं लेंगे। आया वो अभी तो नहीं, अभी 1-2 साल और मूड खराब होगा नहीं, 1-2 साल बाद होगा मूड खराब, क्योंकि अभी ना क्या है, अभी पता नहीं किस वजह से, नहीं कोविड नहीं, पता नहीं किस वजह से जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं। आप कॉमर्स में हैं, है ना, तो मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अप्लाइड मैथ्स है ना, तो अप्लाइड मैथ्स ऑप्ट बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। अप्लाइड मैथ्स जनरली बनाया ही कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए। वही तो प्रॉब्लम है ना कि स्कूल वाले नहीं करवा रहे हैं। वो दिक्कत है कि स्कूल में वो अप्लाइड मैथ्स इसलिए नहीं करा रहे कि शायद एक डेडिकेटेड फैकल्टी अपॉइंट करनी पड़ेगी और बहुत कम बच्चों के लिए, शायद इस वजह से वो ले नहीं रहे। हाँ अप्लाइड नहीं है, सर पहले हो रहा था कि नहीं दे रहे, लेकिन फिर बाकी स्कूल्स ने कुछ स्कूल्स ने हटाए नहीं, अप्लाइड अभी भी पढ़ा अप्लाइड तो चल रही है, अप्लाइड तो चल रही है। मैंने CBSE ने ऐसा बोला था कि इस साल अप्लाइड हटा देंगे, अच्छा। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं। हटाएंगे नहीं अप्लाइड, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए कॉमर्स वालों के लिए। इतना आसान है, उसमें इतना आसान है, पता नहीं। सर हम स्टैंडर्ड हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए अभी आप ये देखोगे कि अभी हम पार्ट 1 कर रहे हैं, जब पार्ट 2 में आप वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री करोगे ना, तब आपके दिमाग में ये सवाल बार बार आता रहेगा ये मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि वो कभी काम नहीं आना। कॉमर्स वालों के कभी काम नहीं आना और साइंस वालों के हमेशा काम आना है, ठीक है। तो इस वजह से नहीं, डराने की बात क्या है, वो तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ऐसा है। और एक लड़की ने लिया है इसमें DPSG में अप्लाइड मैथ्स ले रखा है, और एक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 2 साल से जो मैं देख रहा हूँ, एक दो बच्चे ही हैं बस अप्लाइड मैथ्स वाले। सर अप्लाइड मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का मतलब बेसिक जमीन आसमान का अंतर है, बहुत आसान मैट्रिक्स है। नहीं कहाँ आपसे कुछ नहीं, ना मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो चीज़ है वो भी उतनी मुश्किल नहीं है। पता है क्या है कि हमें जो है ना क्या 9th 10th की मिक्स है विद सम 12th के बस कॉन्सेप्ट्स। यही चीज़ है कि हमें जो है ना ये वाली बिल्डिंग जो है ये 14th फ्लोर की है, तो हमें ये बहुत ऊंची लगती थी जब तक ये मंगल नहीं बनी थी। अब ये 22 या 23 तक तो मैं ही काउंट कर लेता हूँ, तो अब ये ज़्यादा ऊंची लगती ही नहीं है। तो अभी मेरे को मैट्रिक्स में एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज टफ लग रही है, क्योंकि अभी मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आगे तक पहुँचा नहीं हूँ। तो वो है कंपैरेटिव आसान पड़ता है भाई, परसेंटेज इंक्रीज होती है। अब पता चला कि मैथ्स जो है मैथ्स आपके अकाउंट्स को भी खाए जा रहे हैं,
आपके इकोनॉमिक्स को भी खाया जा रहा है और टेंशन में आपको खाया जा रहा है। प्राइड मैच करके वो ऑनर्स हाँ? क्या दिक्कत है? चलिए जी, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। तो फिर हम मतलब मैंने ये क्यों लिए हम्म? क्यों लिए ना आपके स्कूल में अगर एक टीचर होता ना जो बताता है अप्लाइड मैथ्स के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, तो आप सभी बच्चे अप्लाइड मैथ्स करते। हाँ, उनको पता नहीं है, उनको इस वजह से नहीं पता है क्योंकि उन्होंने अप्लाइड मैथ्स का कोई टीचर अपॉइंट ही नहीं करा। और जो ऑलरेडी पढ़ाते आ रहे हैं, आप ये देख लो कि वैसे इस मैथ्स का कहीं भी किसी टॉपिक का सर, कोई हमारे फायदा आया लिए हो? वो भी- कॉमर्स वालों को फ़ायदा आएगा और सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में आएगा कि आपका जो एप्टीट्यूड है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो तो अप्लाइड में है। नहीं नहीं, अप्लाइड में नहीं, यहाँ वाला भी एप्टीट्यूड का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से मतलब सिर्फ हमारा ये है कि कोई भी जो क्वेश्चन है जहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर आप लोग बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे। ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है। फिर उसमें किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है मैथ्स जो भी वाले क्वेश्चन student। है फॉर्मूलेस वगैरह से पढ़ के इस फायदे की वजह से एक सब्जेक्ट हाँ, और एक चीज़ और बता देता हूँ जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, किसी एकेडमिक काउंसलर से मिलोगे तो वो ज़रूर बता देगा। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सब्जेक्ट है, वो सिर्फ DU में ही है और इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। एक कोर्स है, वो कोर्स है आपका BA है या BSc, BA है शायद, BA इकोनोमेट्रिक्स, सुना है? हाँ। यस ठीक है, तो ये DU में ही है। DU के शायद 2 कॉलेजेस में है, बस उसमें ही है और ऑल ओवर इंडिया सीट्स बहुत लिमिटेड है। और इसमें L&T हो गया, अर्नस्ट एंड यंग हो गई, 2 कंपनी तो ये है और एक मैकेंजी। तो ये वर्ल्ड की टॉप की कंपनीज हैं जो सर्वे करवाती हैं, सर्वे वाली जो कंपनीज हैं, तो उसमें ये इकोनोमेट्रिक्स वाले स्टूडेंट्स को ही उठाते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको इकोनॉमिक एनालिसिस करना आता है मैथमेटिकल अप्रोच के साथ में, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है और वो कॉम्बिनेशन यहीं पर है DU में। उनसे अलग है क्योंकि यहाँ पर कंपलसरीली वही बच्चा पढ़ सकता है जिसने कॉमर्स विद मैथ्स पढ़ा हो, ये वही पढ़ सकता है। और अप्लाइड मैथ्स में भी, अप्लाइड मैथ्स वाला भी यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। वो भी इन्होंने डाला था तब भी, मतलब किसी ने इको विद मैथ्स वाले कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स है तुम्हारे पास? हाँ, तो कर सकते हो। इकोनॉमिक्स चाहिए बस। एक क्वालिफाइंग एग्जाम तो पता है ना, 12th का क्वालिफाइंग एग्जाम इंग्लिश है, उसमें 70% ज़रूरी है, उसमें 70 से कम है ना, तो आपके मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में कहीं पर भी आप टॉप मार जाओ, अगर वहाँ 70 से कम है तो कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कह देती हैं बेटा चलो तो वो एंटरटेन करती हैं। 33 में देखो इन्होंने बोला कि शो दैट द फंक्शन दिस sin mod x is a continuous function। sin mod x is a continuous function, हमको ये चीज़ शो करनी है, तो इसमें मुझे mod x को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये लेकर चलूँगा fx is equal to sin, समझ लेना, ना समझ में आया तो पूछना। fx is equal to sin माइनस x। अभी इस साइन से कोई मतलब नहीं है कि इसके पहले मैं प्लस या माइनस लगाऊंगा, x में करूंगा जो भी करना है। तो sin माइनस x, मॉड हटा दिया, ब्रैकेट लगा दिया है, व्हेन x is less than 0 और sin x व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कर लो, sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा। तो माइनस sin x व्हेन x is less than 0 और sin x व्हेन x is greater than equal to 0। तो ये हमारे पास fx है। तो अब इसका सीधा सीधा है कि अब आपको किसी भी और पॉइंट पर चेक करने की तो जरूरत नहीं है। कॉन्टिन्यूटी कहाँ करोगे? 0 पर चेक, 0 पर कर लेना, छोड़ दो इसको, ठीक है। उसके बाद 34 ये बता दीजिए बेटा, क्लियर है स्नेहा? ठीक है, 34 बता रहा हूँ, 34 भी अधूरा छोड़ूंगा, उसके बाद करना होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, पीछे बता दो श्रेया, हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 34, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू mod x minus mod x plus 1. Mod x minus mod x plus 1. अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ना ये mod x है और इधर ये रखा mod x plus 1, तो दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। अब इसको किस तरीके से करा जाएगा, आप एक काम करिए, पहले तो mod x देखो, mod x इज इक्वल टू सीधा सीधा लिखिए माइनस एक्स वन, x इज लेस देन 0 और प्लस का x वन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अभी मैं सिर्फ mod x की बात कर रहा हूँ, बात है mod x प्लस 1 पर। mod x प्लस 1 इज इक्वल टू minus of x plus 1 when x plus 1 is less than 0, minus of x plus 1 when x plus 1 is less than 0 और plus x plus 1 when x plus 1 is greater than equal to 0। ये हो गया। अभी ये क्या हो जाएगा, minus of x plus 1 when, अब इस प्लस 1 को उधर ले जाओ, when x is less than minus 1 और प्लस का x plus 1 when, अब इस प्लस 1 को उधर ले जाओ तो x is greater than equal to minus 1। अब कहानी क्या होगी कि ये दोनों को अलग अलग तो कर दिया, लेकिन हमें साथ में एक फंक्शन चाहिए, कंबाइंड फंक्शन चाहिए। तो कंबाइंड फंक्शन करने के लिए मुझे जो है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स दो नज़र आते हैं, एक तो 0 और एक -1। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, 0 और -1 अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं, ये दूसरा वाला समझ आया -1 अभी बता रहा हूँ। समझ गए? तो अब एक काम करना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, ये तो सिर्फ दो थे, मॉड वाले दो फंक्शंस थे, हो सकता है 3 भी हो। ठीक है, क्या करना, रफ में ना कहीं पर एक नंबर लाइन बना लेना, इधर लिखना -∞, इधर लिखना +∞, और दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इधर मेंशन करो -1, इधर मेंशन करो 0। तो मेरे पास क्या क्या रेंजेस बन सकती हैं, एक रेंज बन सकती है कि x लेस देन -1, एक बन सकती है x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, एक बन सकता है x ग्रेटर देन 0, ये बन सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसी 3 रेंजेस बनाकर यहाँ पर दिखाऊंगा। तो आप ये देखिएगा, अभी मैं LHL RHL तो निकाल ही नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ फंक्शन बना रहा हूँ, थोड़ा वो इंसानों जैसा बन जाए, इसको हम कर लें थोड़ा ठीक से। तो ये क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू, तो सबसे पहली कहानी क्या है कि x when x is less than -1, when x is less than -1। अब आप ये देखिए कि क्या मैं लेस देन -1 लूँ या लेस देन इक्वल टू -1 लूँ, ये बता दो। लेस देन -1, क्योंकि मेरे पास इसमें लेस देन -1 दिखाई दे रहा है, इसके डेफिनेशन के हिसाब से लेस देन -1, तो लेस देन इक्वल टू नहीं लेंगे, तो हम लिखेंगे x इज लेस देन -1। तो लेस देन -1 पर mod x को क्या बोलूँगा मैं, मुझे तो फंक्शन ये है, तो mod x को क्या बोल दूँगा, जब x -1 से छोटा है, जब x -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा ऐसे ही सोच लो, -2, -1 से छोटा -2, वो -2 0 से तो छोटा हो गई, 0 से तो छोटा हो गई, तो x लेस देन 0 वाली रेंज यहाँ पर ली जाएगी। जो x -1 से छोटा है, तो वो इन दोनों में किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन 0 तो नहीं हो सकता ना, जो -1 से छोटा है, तो लेस देन 0 वाला लिया जाएगा, तो mod x की जगह -x लूँगा। तो f(x) क्या हो जाएगा, mod x की जगह मैंने लिया -x, फिर ये बीच का माइनस साइन अपनी जगह बरकरार है, इस माइनस को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जब x लेस देन -1 है, तो इसको x plus 1 को मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस ऑफ x plus 1, माइनस ऑफ x plus 1। बताओ कहानी समझ गए कि नहीं, दोबारा बताऊँ। हमने ये देखा कि क्रिटिकल पॉइंट दो आ रहे हैं, एक -1 है और एक 0 है, तो नंबर लाइन पर बना लिया -1 0, और इधर क्या हो सकता है, इन्फिनिटी और -∞। तो एक तो हमारे पास वैल्यू आएगी x लेस देन -1, तो जब x लेस देन -1 होगा, जब x लेस देन -1 होगा, तो mod x plus 1 की जगह तो मैं -x plus 1 लिखूंगा। तो आप ये देखिए
मॉड एक्स प्लस वन की जगह मैंने माइनस एक्स प्लस वन लिखा, माइनस साइन बाहर लगा हुआ था, इस वजह से यहाँ माइनस साइन लगाया है। अब बात करेंगे कि फिर मॉड एक्स की जगह क्या लिखेंगे। भाई जब x माइनस वन से छोटा है तो जीरो से तो छोटा हो गई, और जब जीरो से छोटा होगा तो मॉड एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, इस वजह से मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दिया। समझ गए? ठीक, नहीं समझ रहे? चलो दोबारा देखना भी। देखिए अब मैंने कहा कि x यहाँ पर क्या था, माइनस वन से छोटा, तो x लेस देन माइनस वन कह दिया। अब अगला देखेंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस वन से ग्रेटर देन इक्वल टू, और तो जीरो से छोटा। इस पे इक्वालिटी साइन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो पर इक्वालिटी साइन नहीं है। लेस देन इक्वल टू होता तो मैं लेस देन इक्वल टू लिखता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब x हमारा जीरो से छोटा है, पहले जीरो से छोटा वाला देख लो, क्योंकि मॉड एक्स वाला हमारा जीरो वाला देखना पड़ता है मॉड एक्स के लिए। तो जब x जीरो से छोटा है तो मॉड एक्स क्या है, माइनस एक्स, मॉड एक्स की जगह लिखो माइनस एक्स। और जब हमारा x माइनस वन से बड़ा है, जब x माइनस वन से बड़ा है, मॉड एक्स प्लस वन की जगह प्लस का x प्लस वन आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो x प्लस वन। अभी क्लियर? दोबारा बताता हूँ। भाई आप ये देखिए कि अपना रेंज कौन सी ले रहा हूँ, माइनस वन और जीरो के बीच वाली, माइनस वन से जीरो के बीच वाली। तो x माइनस वन से जब बड़ा होगा, जब x माइनस वन से बड़ा होगा तो मॉड एक्स प्लस वन की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस वन। तो मॉड एक्स प्लस वन की जगह मैंने x प्लस वन लिख दिया। ये माइनस साइन तो इस माइनस की वजह से आया है। और जब क्या था, माइनस वन से तो बड़ा पर हो गया। अच्छा, जब x जीरो से छोटा होगा, तो जब x जीरो से छोटा होगा तो मॉड एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एक्स। तो मॉड एक्स जो था, मॉड एक्स की जगह मैंने लिख दिया माइनस एक्स। बस ये चीज़ क्लियर क्लियर है, समझ गए? अब आगे चलता हूँ। अब अगला जो है, अगला है कि जब वो जीरो से बड़ा होगा, यहाँ देखो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब x जीरो से ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा तो x मॉड x की जगह x आ जाएगा, तो लिख दो यहाँ पर x। और मॉड x प्लस वन की बात करेंगे, इन दोनों में से कौन सा वाला लेना होगा। जब x जीरो से बड़ा है तो नीचे वाला लेना है, क्यों? जो जीरो से बड़ा है वो माइनस वन से तो बड़ा होगा ही होगा। जीरो से बड़ा वन है तो माइनस वन से बड़ा तो होगा ही होगा, तो फिर यही लेंगे प्लस का x प्लस वन। लेकिन भैया बीच में माइनस साइन है, माइनस x प्लस वन। अभी सिंप्लीफाई एक स्टेप और करूँगा, फिर छोड़ा होगा इसको। ये हो गया माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो माइनस एक्स प्लस वन when x is less than माइनस वन। ये क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन when x is greater than equal to माइनस वन less than जीरो। x माइनस एक्स माइनस वन when x is greater than equal to जीरो। आधा तो यही खत्म हो गया, प्लस वन when x is less than माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन when x is greater than equal to माइनस वन and less than जीरो, और माइनस वन when x is greater than equal to जीरो। यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, इसके आगे आपको करना है, और दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करेंगे। दो हैं क्रिटिकल पॉइंट, माइनस वन और जीरो। हाँ सही तो है, ये माइनस वन है, माइनस वन से बड़ा और जीरो से छोटा। तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट हैं, जीरो और माइनस वन। तो जीरो और माइनस वन पर आपके लिए सिर्फ दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, 33, 34, और जिन्होंने पुराने नहीं करेंगे 27 और 29 करेंगे। यहाँ पर भी सिर्फ फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक कहानी जो है वो फंक्शन को डिफाइन करने वाली है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, याद रखना। बच्चे पूरा कर लेते हैं। 5.1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो पूरी कर लेंगे, 27-28 तक कर लेंगे। लास्ट के 4 क्वेश्चन ये छोटे छोटे से एक लाइन के कहाँ आएंगे। याद रखना, जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है ना, टीचर्स को टाइप करने में बड़ा आसान होता है। उन्हें सॉल्व नहीं करना, उन्हें टाइप करना है, तो वो वन लाइनर टिक कर देते हैं। ठीक, तो याद रखना, ये चारों उस कंटेक्स्ट में भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 5.2 नहीं कटी नहीं है, लास्ट वाली कटी है, रूल्स एंड लैग्रेंजेस थ्योरम। डिफरेंशिएबिलिटी सेकंड तो बहुत आसान है, छोटी सी। जो असली थी वो ये थी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाली। फिर टोटल आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले,
25 या 26 फॉर्मूले हैं वो याद करने होंगे, वो याद करके आसान है, वो भी रिलेटेड है एक दूसरे से, मुश्किल नहीं है। चलिए जी, ओके, गुड इवनिंग।